मुझे स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट पर आप सभी से मिलकर खुशी हुई। इस तीसरे एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। 23 सितंबर को प्रसारित हुए दूसरे एपिसोड में मैंने सीएजी रिपोर्ट में बताए गए भाजपा से जुड़े 7 बड़े घोटालों के बारे में बात की थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया कि इस बात को एक तरह से सहमति मिल गई। स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट पूरे भारत में पहुंचने के बाद अक्टूबर में एक खबर आई। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले सभी सीएजी अधिकारियों का 12 सितंबर को तबादला कर दिया गया। क्या आप देख रहे हैं कितनी तेजी से कार्रवाई हुई है? खैर, देखते हैं कि इस एपिसोड में की जाने वाली बातों पर कितनी तेजी से प्रतिक्रिया होगी। इस एपिसोड में मैं राज्यों के अधिकार के बारे में बात करूंगा। डीएमके अनूठी नीतियों के साथ अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने वाली सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि आज ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है। राज्य स्वायत्तता डीएमके के प्रमुख गुणों में से एक है। भारत एक संघीय राष्ट्र है जो विभिन्न भाषाओं, नस्लों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों वाले लोगों से बना है। हमारे लोगों की अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं, पूजा के अनेक रूप हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार भी है। इन विभिन्नताओं के बावजूद हम सभी सद्भाव में रहते हैं। संक्षेप में, भारत विभिन्न खूबसूरत फूलों से भरे एक शानदार बगीचे की तरह है। इसलिए जो लोग हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें एकात्मक राष्ट्र के बजाय संघीय सिद्धांत वाले राज्यों का संघ बनाना चाहिए। यही कारण है कि जिन लोगों ने देश का प्रशासनिक ढांचा रखा, उन्होंने इसे एकात्मक राष्ट्र के बजाय संघीय सिद्धांत वाले राज्यों के संघ के रूप में बनाया था। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इससे पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने राज्य के अधिकारों के समर्थन में खूब बातें की, लेकिन प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आने के बाद उन्हें संविधान की पहली पंक्ति भी पसंद नहीं है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के अधिकारों की बात की थी। अब एक प्रधानमंत्री के रूप में वो उन्हें रद्द करने पे तुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की राय है कि राज्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि नहीं तो कम से कम उन्हें केवल नगर पालिकाओं में बदल दिया जाना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि माननीय मोदी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक क्या बोलते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली केंद्रीकरण के बिना राज्यों के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। हालांकि उन्होंने योजना समिति को भंग कर दिया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भाग ले सकते थे और अपनी राय दे सकते थे, और एक अस्तित्वहीन नीति आयोग बना दिया। कहा गया था कि विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, लेकिन हकीकत में भाजपा क्या कर रही है? जहां भी भाजपा सत्ता में आने में असमर्थ रही है, वहां पार्टियों को तोड़ने और विधायकों को खरीदने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने एक और अहम बात कही थी। उन्होंने कहा कि वो संघीयता का समर्थन करते हैं और इस विचार के खिलाफ हैं कि काम करवाने के लिए सबको दिल्ली की रैली करनी पड़े। हकीकत यह है कि राज्य सरकारों की छोटी छोटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी हमें केंद्र सरकार की दहलीज पर इंतजार करना पड़ता है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए सभी राज्य सरकारों से सलाह लेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय शक्तियां देंगे, लेकिन अभी तक जीएसटी के मुआवजे की अवधि भी नहीं बढ़ाई गई है। राज्यों की हिस्सेदारी भी नियमित रूप से नहीं दी जा रही। संक्षेप में कहें तो जीएसटी के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति आईसीयू में है। 12वें वित्त आयोग से धन आवंटन में कमी के कारण हमारे तमिलनाडु को पिछले 19 वर्षों में लगभग 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, अब से तमिलनाडु को हर साल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने वाला है। इसी तरह 100 दिन की रोजगार योजना
जो कि ग्रामीण गरीब माताओं की आजीविका की जीवन रेखा है, उसमें न केवल धनराशि कम कर दी गई है, बल्कि भाजपा शासन में कामकाजी माताओं को वेतन का भुगतान भी अनियमित कर दिया गया है। ऐसा मत सोचिए कि ये स्थिति केवल तमिलनाडु की है, ऐसा पूरे भारत में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की तस्वीर नहीं लगाई तो वो राज्य सरकारों की परियोजनाओं की फंडिंग रोक देंगे। ये है राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय अधिकार देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार का असली चेहरा। उन्होंने कहा कि वे राज्यों की समस्याओं का समाधान संबंधित राज्यों के बीच काउंसिल मिनिस्ट्री के माध्यम से निकालेंगे। वो परिषद भी निष्क्रिय कर दी गई। राज्यों के सुझावों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं है, न ही राज्यों को संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के भीतर कार्य करने की अनुमति है। राज्यों के पूरे प्रशासन को राज्यपाल की हवेली में बांधना भाजपा की कार्य योजना बन गई है। यही कारण है कि भाजपा तमिलनाडु के सभी प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा में पारित किए गए 19 विधेयकों की मंजूरी को रोकने के लिए राज्यपाल का उपयोग कर रही है। देखिए कैसे राज्यों के अधिकारों और विधायिकाओं की गरिमा को कम किया जा रहा है। एक ही पार्टी, एक ही नेतृत्व, एक ही शक्ति वाले एक ही प्रधानमंत्री की ओर बढ़कर वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित और नष्ट करने में लगे हैं। कुल मिलाकर भाजपा शासन में राज्य के अधिकारों को कुचल दिया गया है। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त संघवाद और लोकतंत्र को देश की जनता के साथ साथ आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया गया है। सबसे खराब काम जो वो कर रहे हैं वो है राज्यों के साथ शिक्षा के अधिकार में दखल देना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। प्रत्येक राज्य की एक विशेषता होती है, एक संस्कृति, सोचने का एक अनूठा तरीका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सबको नष्ट करने की नीति है। ऐसी है भाजपा। यदि हम उन अधिकारों की सूची बनाने बैठे जो भाजपा शासन द्वारा छीन लिए गए थे, तो हम अगले 10 एपिसोड तक और बात कर सकते हैं। राज्य स्वायत्तता ही हमें इन बुराइयों से बचाने का एकमात्र तरीका है। इसीलिए पेरारिगनार अन्ना और मुथामिल अरिगनार कलैगनार करुणानिधि ने राज्य की स्वायत्तता पर जोर दिया था और मैं भी ऐसा ही कह रहा। 1974 में कलैगनार ने देश के लिए एक अग्रणी प्रयास में राज्य अधिकारों को मजबूत करने के लिए राज्य मनार समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशें विधायिका में ऐतिहासिक राज्य स्वायत्तता प्रस्ताव में परिणत हुई। उस संकल्प में मैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां कहूंगा। राज्य विधानसभा संघ सरकार को सलाह देती है कि वो तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य मन्नार समिति की सिफारिशों पर आधारित राज्य आत्मनिर्भरता को पारिश्रमिक रूप से अपनाए और लागू करे, जिससे राज्य सरकारों का सही प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके जो जनता के संपर्क में है। परिषद निष्कर्षित करती है कि भारत के संविधान को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एक वास्तविक संघीय प्रणाली बन सके जिसमें संघीयता मुख्य हो और राज्य में आत्मनिर्भरता हो। इस प्रस्ताव से सहमति जताते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और हम सभी मुख्यमंत्रियों से परामर्श करना चाहते हैं। कलैगनार ने डीएमके के सिद्धांतों को 5 नारों में संजोया था, जिसमें 5वां नारा था केंद्र में संघवाद, राज्य में स्वायत्तता। ये आवाज न केवल दक्षिण में बल्कि उत्तर में कश्मीर के शेख अब्दुल्ला से लेकर पूर्वी बंगाल में कॉमनवेल्थ के साथी ज्योति बसु तक गूंजी थी। आज भाजपा जो संघ में शासन के अंतिम चरण में है, आरएसएस समर्थित तानाशाही सरकार चाहती है। इसीलिए उनका शासन न तो संविधान का पालन करता है और न ही राज्यों का सम्मान करता है। एक केंद्र सरकार जो राज्यों को काम करने से रोकती है, राज्यपाल जो अपना वेतन उस सरकार से लेते हैं लेकिन राज्य के कल्याण के खिलाफ काम करते हैं। इन बाधाओं के बावजूद विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों ने बहुत कुछ हासिल किया है। यदि हम एक ऐसी केंद्र सरकार बनाते हैं
जो संघीय अधिकारों का सम्मान करती है, तो सभी राज्य समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। राज्य की स्वायत्तता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए इंडिया गठबंधन को सत्ता में आना होगा। लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। आने वाले संसदीय चुनावों से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे, जिन्हें मिनी संसदीय चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। इसमें वोट करने वाले मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो इस बात को ध्यान में रखकर और दिल खोलकर वोट करें। जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उन सभी से अधिकार पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि भारत को इंडिया के गठबंधन के हाथों में सौंप दें। आइए हम राज्यों को बचाएं। आइए भारत को बचाएं। आइए हम इंडिया गठबंधन को जिताएं। धन्यवाद।